हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के बारे में। आज हम जानेंगे राज्यपाल के कार्य शक्तियाँ जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसी तरह राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कोई निर्वाचन नहीं होता है और जो इसका पद है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। वैसे तो इसका जो पद की अवधि है वो 5 वर्ष है। तो आइए अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के 6ठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिकाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्य कार्यपालिका में शामिल है राज्य का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख या फिर संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल रह सकता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह होती है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के तहत। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1779 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके कारण है राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से वैयक्तिक मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। आगे हम देखते हैं, मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का सदस्य बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसीलिए अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, को छोड़ दिया गया एवं कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे अपना लिया गया। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं बताई हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी जुड़ गई हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित जिस राज्य का वह राज्यपाल बन रहा है, वह उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के आगे हम जानते हैं राज्यपाल के पद की शर्तें। संविधान में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं।
उसके पद के लिए कुछ शर्तें हैं। उसे ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही वह विधानमंडल का सदस्य हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ देना होगा जिस दिन से वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1.10 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। जब राज्यपाल अपने पद पर है तो उस पर कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसका कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक या सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। तो अब हम इसकी देखते हैं। इसे 4 तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। तो कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियाँ देखते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। जिस तरह देश में सारे जो भी कार्य हैं संवैधानिक, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह राज्य में भी राज्यपाल के नाम पर ही वही सब कार्य होते हैं। वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश, अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तों, कार्य अवधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत पारित करके ही हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी का कुलपति राज्यपाल होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। अब हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ। राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ और कार्य। कानूनी और विधायी शक्तियाँ देखते हैं। विधान निर्माण में, कानून निर्माण में किस तरह वह अपना योगदान देता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से
एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन अब यह भारतीय संसद में और जो राज्य विधानमंडल है उसमें अब ये नियुक्त नहीं किया जाता, इसे हटा दिया गया है। विधानसभा सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त विधेयक, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार हैं। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, जिस प्रकार लोकसभा में धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही रखा जाता है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। अब हम जानेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रतिलंबन करना, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। राज्यपाल किसी व्यक्ति के दोष सिद्ध होने पर उसके दंड को क्षमा कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है, या उसका जो दंड है अगर वो कठिन है तो उसे थोड़ा सरल कर सकता है, और उसका जो भी दंड है उसे उसमें कमी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त। इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अब हम राज्यपाल की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों वीटो, अध्यादेश और क्षमादान शक्तियों का विस्तार से राष्ट्रपति की तुलना में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को भी वीटो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और अध्यादेश के निर्माण में भी वह जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके लिए अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का कार्य है। क्षमादान की शक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया है कि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो वह क्षमादान कर सकता है। और वीटो के अंतर्गत जब दोनों सदनों में कोई भी विधेयक पर बात नहीं बनती है या फिर कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को अपने पास रख सकता है वीटो के तौर पर, वीटो के तौर पर वह अपने पास रख सकता है या उसे कुछ दिन रोक सकता है। आगे हम देखते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविक कार्यकारी जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, मंत्रियों की सलाह के बगैर। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति शक्तियों का अंदाज़ा लगाते हुए हम इन्हें अनुच्छेद 154, 163 और 164 के उपबंधों को समझ सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे या फिर उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। तीसरा है
राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 164 यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। उपयुक्त से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित दो मामलों में भिन्न है। संविधान में इस बात की कल्पना की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं बनाया गया। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसके विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करता है। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभाव की स्थिति में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण। राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। उपयुक्त संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ विवेकाधिकार हैं, वो इस तरह हैं। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने व उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में वह अपनी विवेकानुसार कार्य कर सकता है। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर वह राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है या भंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेता है। ये इस प्रकार हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठावाड़ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, नागालैंड, पेनसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध में, असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, सिक्किम राज्य की जनता के लिए विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।